नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं नितेश शर्मा। मैं आपको करा रहा हूं 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। अगर आप सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वर्ल्ड क्लास सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए तो कॉल कीजिए हमारे इन नंबर्स पे। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है @study for civil service, इसे भी आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि यहां आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, आप लोगों ने डेवलपमेंट सुना होगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो खाली हमारे रोड बनवा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, ये सारी चीजें बनवा देना कि खाली हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि एक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो आज का हमारा चैप्टर है। ह्यूमंस की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो सिटीजन्स उन चीजों को यूज करेंगे उनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस की डेवलपमेंट के बारे में, कि कैसे उनको एजुकेशन फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कैसे उनके लिए एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, ह्यूमंस को फ्रीडम होना चाहिए टू चूज करने का फ्रीडम होना चाहिए, उन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने का फ्रीडम होना चाहिए, उन सबके पास क्या होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट होनी चाहिए ह्यूमंस को। उसके बाद फिर हम इसमें कुछ इंडिकेटर्स, कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि हमारे देश में ये हेल्थ की कंडीशन क्या चल रही है, लिटरेसी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, ये सारी चीजें, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या है, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा कमाती है, कौन सी स्टेट्स के लोग सबसे ज्यादा रिच हैं और कौन सी स्टेट्स के लोग सबसे ज्यादा पुअर हैं। और जब हम इस चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो वहां हम एनवायरमेंट और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंट और पॉपुलेशन का क्या कोरिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वहां पे फिर हम माल्थुसियन व्यूज को पढ़ेंगे, फिर नियो माल्थुसियन व्यूज को पढ़ेंगे और एट लास्ट जब हम गांधीयन व्यूज को पढ़ेंगे कि गांधी जी का क्या कहना था इस एनवायरमेंट और पॉपुलेशन, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के व्यूज को लेके, कि एनवायरमेंट भी सेफ रहे और डेवलपमेंट भी होती रहे, कि दोनों साथ साथ कैसे चलें, इट मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो। वहां पे गांधी जी ने भी अपनी कुछ राय दी है और हम इस चैप्टर को फिर कंक्लूड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम ये स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इस बुक में यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि क्या साथ में कभी डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट कोएग्जिस्ट कर सकती है, क्या ये साथ में ये चीजें चलती हैं, वेदर डेवलपमेंट हेल्प सम सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन और मोर देन द अदर्स, दस डेवलपमेंट क्रिएट्स हैव्स एंड हैव नॉट्स। क्या डेवलपमेंट कुछ बंदों के लिए होती है खाली? जैसे आप देखते हैं, एक शहर का एग्जांपल लेता हूं मैं, मुंबई का। मुंबई में देखोगे, मुंबई में आपको इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिलेंगी, कोई 50 माले की है, कोई कितने की है, तो आपको बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची मुंबई में क्या मिलता है, बिल्डिंग्स मिलती हैं। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट स्लम है, धारावी स्लम, वो भी मुंबई में रहता है। तो क्या सिर्फ वो बिल्डिंग्स उन रईसों के लिए ही है, वो रिच बंदों के लिए ही है? तो ये कहना चाहते हैं, क्या ये जो डेवलपमेंट हो रही है, क्या अच्छी सुविधाएं जो मिल रही है हमें, जैसे एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी की है, पानी है, हेल्थ फैसिलिटीज है, ये जो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, क्या ये अमीर लोगों को ही मिलेंगी और जो स्लम्स में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब है? तो ये इन क्वेश्चंस में इन्होंने ये पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम, विकास ही जो है वो हमारा फ्रीडम है, कि हमें फ्रीडम मिलेगा डेवलपमेंट से, विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद। और ये डेवलपमेंट को, इस फ्रीडम को हम किससे जोड़ के देखते हैं? हम इसको देख के जोड़ते हैं मॉडर्नाइजेशन से। मॉडर्न की हमारे पास मॉल्स हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, अपने लेजर से सोच रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, अच्छे होटल्स हैं, अच्छे पार्क हैं, हमारे कंफर्ट से जोड़ के देखा जाता है इसे, और एफ्लुएंस से जोड़ के देखा जाता है, जो पब्लिक का एफ्लुएंस होता है उससे जोड़ के देखा जाता है। इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के टाइम में कंप्यूटराइजेशन, आपको पता है कि पूरे जितनी भी इंडस्ट्रीज है आपकी, वहां हर इंडस्ट्री कंप्यूटराइजेशन हो चुकी है। ह्यूमन जो कैपिटल है उसका थोड़ा काम कम हो गया है कंप्यूटर्स के आने से। फिर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क आ गया है। पहले हम लैंडलाइन से बात किया करते थे, आजकल हम मोबाइल से बात करते हैं, कोई कहीं भी हो मोबाइल उठाता है, बात करते हैं। इतना एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमें कि एक देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर आजकल हमारे पास एजुकेशन सिस्टम भी बहुत इंप्रूव हो गया है। एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज आजकल हमारे पास आ गई हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स की बढ़ गई है, सीसीटीवी कैमरेज लग गए हैं। तो क्या यही सारी चीजें हमारी डेवलपमेंट से जोड़ के देखी जाती हैं? एवरी इंडिविजुअल, तो आजकल ये एनसीईआरटी में कहा गया है, आजकल इन्हीं चीजों को कंसिडर किया गया है एज अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, कि हाँ, अगर ये चीजें हमारे पास अच्छी हैं तो हमारे देश का विकास
हो रहा है। Every individual, community and government measures its performance or levels of development in relation to the ability and access of some of these things. हर इंडिविजुअल, हर कम्युनिटी और गवर्नमेंट, इनफैक्ट सरकार भी इन्हीं चीजों को देखती है और कहती है कि हाँ, हमारे देश में विकास हो रहा है। पर अगर ऐसी ही डेवलपमेंट होनी है तो इस डेवलपमेंट को ऑफन, कई बार इस डेवलपमेंट को कहा गया है कि ये हमारे पास वेस्टर्न डेवलपमेंट है, जो पश्चिमी सभ्यता है उसके जैसी डेवलपमेंट हो रही है, यूरोसेंट्रिक, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके जैसी डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे की जा रही है। ये जो मॉडर्नाइजेशन का नाम है, अभी जो मॉडर्नाइजेशन चल रही है, एक्चुअली उसको आप वेस्टर्नाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो आपका पूरा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स। फिर एक तरफ तो इन्होंने कहा है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो गया है, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत एफिशिएंट हो गया है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स हैं हमारे देश में, बड़े पार्क्स हैं, बड़े बड़े रोड हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि इंडिया है, उसमें देखें, कॉलोनाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजनल डिस्पैरिटी, किसी रीजन में, मुंबई का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुंबई के जो कुछ एरिया हैं वहां तो बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, लेकिन जैसे ही आप धारावी स्लम्स में जाएंगे तो वहां आप देखो क्या हालत है। आपने न्यूज पे कभी धारावी स्लम्स की हालत देखी होगी तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमारी हर जगह है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, कोई जगह हमारे पास, एक शहर हमारे पास ज्यादा डेवलप्ड है, एक शहर में ज्यादा फैसिलिटीज है, तो दूसरे शहर को अगर उससे कंपेयर किया जाए तो वहां उतनी फैसिलिटीज नहीं है, वहां उतनी सुविधाएं नहीं है। और जो आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है, कुछ लोग ज्यादा एफ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी में, उनको डिसीजंस लेने का हक है, कुछ लोगों को अपने लिए डिसीजंस लेने का हक ही नहीं है। ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है हमारी सोसाइटी में। तो इन्होंने कहा है कि एक जगह तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज को कहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में कॉलोनाइजेशन, जहां मार्जिनलाइजेशन है, लोगों को खाना भी नहीं मिल पाता है पूरा भर पेट, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, रीजनल डिस्पैरिटी है, वो आपको एक दूसरा चेहरा ही दिखाता है आपके विकास का, डेवलपमेंट का। दस फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज अ नेग्लेक्ट एंड डेप्रिविएशंस। इंडिया के लिए इन्होंने, जैसे इकोनॉमी जो इंडिया की है ना, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऐसे ही जो इंडिया में अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहलाते हैं। मतलब कि हाँ, हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बन गए हैं हमारे यहाँ, लेकिन साथ ही में हमने गरीबों को हमेशा नेग्लेक्ट किया है। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने गरीबों को नेग्लेक्ट किया है और डेप्रिवेशंस हमेशा रही हैं, हेल्थ में, एजुकेशन सेक्टर में, और खाने में भी खाना नहीं मिल पाता लोगों को, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। एक बहुत बड़ा लोगों का तबका ऐसा है जो इन सारी फैसिलिटीज से दूर रहते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी में डेवलपमेंट को एक मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा गया है फ्रेंड्स। देखिए, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कुछ फ्यू एरियाज हैं लाइक मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड अदर डेवलपमेंट एनक्लेव्स जिनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, ठीक है, और वो भी मॉडर्न फैसिलिटीज बहुत स्मॉल सेक्शन को पॉपुलेशन के लिए है। फिर एट अदर एक्सट्रीम देयर आर लार्ज रूरल एरियाज, बहुत हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है, अराउंड 70% जो पॉपुलेशन रहती है वो तो आपकी गांव में ही है ना, 30% ही तो है अर्बन पॉपुलेशन, और जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पे भी आपके कितने सारे गरीब हैं। तो आपके सोचो, आपकी जो अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है वो कितने कम लोगों को मिलती हैं। फिर उसके बाद स्लम्स हैं आपके अर्बन एरियाज में, स्लम्स में आपकी बेसिक एमिनिटीज नहीं होती, जैसे कि पीने लायक पानी नहीं होता, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता। सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग इफ वन लुक्स एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। एक जो रिच सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जो लोग अमीर हैं उनको सारी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे गरीबों को कुछ नहीं मिलता है फ्रेंड्स। उनको डेवलपमेंट से, विकास से कुछ मिलता नहीं है। इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ये देखिए जो सबसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जिनकी सबसे ज्यादा दुर्गति होती है, वो कौन से हैं? शेड्यूल कास्ट है, हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं। शेड्यूल कास्ट को भी आज भी उनको अपना हक नहीं मिलता है। लोग आज भी उनको शक की नजरों से, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ चली आ रही है वो आज भी कंटिन्यू कर रही है, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में। हाँ, थोड़ा कम जरूर हो गई है इस टाइम में, आते आते लोग थोड़े जैसे एजुकेटेड होते जा रहे हैं, थोड़ा कम हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। आज भी सोशल
डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ। फिर शेड्यूल ट्राइब्स को अपने ही फॉरेस्ट से निकाल दिया जाता है, उन फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां से रोड बना दिए जाते हैं। और भी शेड्यूल ट्राइब्स को भी एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स को भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। जो गरीब किसान है वो आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। फिर हमारे पास स्लम डेवलपर्स हैं और बहुत सारे हमारे पास मार्जिनलाइज्ड बंदे हैं। जो मार्जिनलाइज्ड का मतलब यहां कहा गया है कि जो ये सारी अच्छी फैसिलिटीज अवेल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद साथ ही इन वल्नरेबल पॉपुलेशन में कौन सी सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है? फीमेल पॉपुलेशन इज द वर्स्ट सफरर्स अमॉन्ग ऑल। अब इन्हीं एससी में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स में, पुअर फार्मर्स, स्लम डिवेलपर्स में अगर आप देखेंगे कि उनकी जो वुमेन है, औरतें हैं, वहां उनको और भी कम सुविधाएं दी जाती हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है इंडियन सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि यहां पे मर्दों की ज्यादा चलती है, औरतों की नहीं चलती है। आपको यह भी पता है कि औरत घर में सबसे लास्ट में खाना खाएगी जब सारे खा चुके होंगे। जो उसमें घर में वुमेन होंगी वो लास्ट में खाना खाती हैं। इससे क्या होता है, उनको डिसीजन लेने की बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती है। जो डिसीजन लेते हैं वो घर के मेल्स लेते हैं। और आपको पता है जो एससी हैं, एसटी हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, इनके पास तो मेल्स के पास ही खुद डिसीजन लेने की पावर नहीं है। ये खुद ही मार्जिनलाइज है, इनके पास खुद ही फैसिलिटीज नहीं है। तो जो इन पॉपुलेशन में, जो एससीज में, एसटीज में जो वुमेन्स होंगी, उनकी क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पाती है और वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होती है, उनको बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं होती है। क्योंकि हमारी इंडियन जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है। यहां पे तो जो रिच पीपल भी होते हैं वहां पे भी वुमेन्स को कई जगह डिसीजन लेने का हक नहीं होता है। मेल सोसाइटी ही डिसीजन लिया करती है फ्रेंड्स। तो इन एससी एसटी सेक्शंस में वुमेन्स की हालत बहुत ही बेकार है। फिर उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास एक लार्ज मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है उसको हमारे एब्जेक्ट अंडर पॉवर्टी जीना पड़ता है, अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी जीना पड़ता है, यानी कि बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। फिर सब ह्यूमन कंडीशंस वो कंडीशंस होती है फ्रेंड्स कि जो इंसानों के रहने के लायक ना हो। हमारी बहुत जो गरीब लोग हैं वो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। येट देयर इज अनदर इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन द डिटोरिएटिंग ह्यूमन कंडीशंस। इट पर्टेन्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लीडिंग टू इकोलॉजिकल क्राइसिस। फ्रेंड्स, आपको पता है जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तब और व्हीकल्स हमारे चलने लगे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, बहुत सारे रीजन है इस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए। हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है। और अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में ये एक चीज भी आती है कि जो हमारे पास एयर हो, जो हम पानी पी रहे हैं, जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं, वो पॉल्यूटेड ना हो। तो बट आज के टाइम में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी है जिसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है। उस पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मर जाते हैं और आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस पॉल्यूशन को नहीं झेल पाते हैं। फिर उसके बाद एयर, सॉइल, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन हैव नॉट ओनली लेड टू ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बट आल्सो हैव थ्रेटन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारे पूरे सोसाइटी के लिए ही खतरा बने हुए हैं। आपको पता है हमारा सॉइल पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है और इन सब की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है। फिर कॉन्सिक्वेंटली द पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड, जो हमारे पास गरीब लोग हैं, दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज। इन्होंने कहा है कि जो हमारे गरीब हैं वो 3 ऐसे प्रोसेसेस को फेस कर रहे हैं जिनसे उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, किसी आदमी की क्षमता है, जो गरीबों की क्षमता है, इन 3 प्रोसेसेस से वो ये 3 उनकी क्षमताएं जो हैं गरीबों की, इन सब चीजों की वजह से कम होती जा रही हैं। तो चलिए इन 3 क्षमताओं को, 3 कैपेबिलिटीज को भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है फ्रेंड्स आपकी सोशल कैपेबिलिटीज। सोशल कैपेबिलिटीज आपको समझ आता होगा, जिस सोसाइटी में हम वहां रहते हैं तो वहां हर आदमी की एक क्षमता होनी चाहिए। सामाजिक क्षमता उनकी कम होती जा रही है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट के कारण जो गरीब लोग होते हैं वो अपना घर बार उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि वहां उनके खाने के लायक नहीं है, तो वो और कहीं जाके मजदूरी करते हैं। जैसे आपको पता है बिहार, उड़ीसा, यूपी, यहां से कितने लोग महाराष्ट्र में जाते हैं। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कितने मजदूर अपने घरों को वापस गए, तो वो मजदूर अपने घरों को छोड़ के दूसरे बड़े शहरों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कुछ कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। इसको बोलते हैं हम सोशल डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज। और जो पहले हमारा समाज हुआ करता था आज वो हमारा समाज नहीं है। एक दूसरे की मदद के लिए हम तैयार नहीं है, एक दूसरे से हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं हम सोशल कैपिटल। ये सोशल कैपिटल आज हमारी डिग्रेड होती जा रही है फ्रेंड्स। दूसरा जो हमारे पास कैपेबिलिटीज जो डिक्लाइन हो रही है वो है आपकी एनवायरमेंटल कैपेबिलिटी। ये मैंने आपको भी बताया जो पॉल्यूशन की वजह से। तीसरी जो हमारे पास क्षमता डिक्रीज हो रही है वो है हमारे पास पर्सनल कैपेबिलिटी। क्योंकि जो हमारे
पास डिजीजेस हैं और एक्सीडेंट्स है वो भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ये डिजीजेस की वजह से किसी की हेल्थ खराब होती है तो उसको पैसा लगाना पड़ता है, गवर्नमेंट हर चीज में फ्री कुछ नहीं करती है। अगर आपको कैंसर है तो आपको उसका इलाज कराना पड़ता है। आपको बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में देखिए, टीबी का, मलेरिया का, डेंगू, कैंसर का कितना ज्यादा इंसिडेंस होता है और इन सब चीजों की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। उसकी वजह से उनकी जो पर्सनल जो क्षमता है, उनकी कैपेबिलिटी है, वो उनकी कमजोर होती जा रही है फ्रेंड्स। और ये जो तीनों चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई, सोशल, एनवायरमेंटल एंड जो पर्सनल कैपेबिलिटीज हैं, इनकी वजह से आपका एडवर्स इफेक्ट हुआ है ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो उनका जीने का तरीका है वो बहुत ही बेकार है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत बेकार है। और ह्यूमन डेवलपमेंट और जो एक होना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो उन सिटीजन्स की, जो ह्यूमंस की, पुअर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो बिल्कुल कहीं नहीं हो रही है। बट ये क्या कहते हैं कि जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है हैज नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ सोशल इनजस्टिस, रीजनल इंबैलेंसेस एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें इन्होंने कहा है कि जो आज हमारी डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, पार्क्स, ये सब चीजें बन रही हैं। बट ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो विकास हो रहा है हमारे देश में, ये विकास इन सब चीजों का ध्यान नहीं रख पा रहा है। किन सब चीजों का फ्रेंड्स? सोशल इनजस्टिस का, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका ध्यान नहीं रख पा रहा है, जो सामाजिक इनजस्टिस हो रहा है। फिर रीजनल जो इम्बैलेंसेस है कि कहीं हमारी ज्यादा फैसिलिटीज है, कहीं हमारी कम फैसिलिटीज है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उनका ध्यान नहीं रख पा रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, हमारी डेवलपमेंट तो हो रही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, एसीज वगैरह सब चीज हमारे पास लग रहा है, अच्छा काम चल रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में, लेकिन हमारा एनवायरमेंट भी पॉल्यूट हो रहा है। जो इस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो सांस लेने लायक नहीं रह गई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज बीइंग वाइडली कंसिडर्ड एज द प्राइम कॉज ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिसेस। और फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट को हम मानते हैं कि हमारे पास प्राइमरी कॉज किसका है? ये सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस का। सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस क्या है? सोशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास? कि जो भी हमारे पास चीजें हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, समान तरीके से वो चीजें बांटी जाएं सोशल लाइफ में हमारी। जैसे कि जो हमारे पास वर्क ऑब्लिगेशंस है, हमारे पास पॉलिटिकल पावर है। आपको पता है पॉलिटिकल पावर आज भी हमारे पास नाम की डेमोक्रेसी है और पॉलिटिकल पावर कंसंट्रेटेड है, डिसेंट्रलाइज नहीं है कहीं भी। उसके बाद एजुकेशन, वो भी हमारी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद आपकी हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। आज भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में गरीबों को कोई जगह नहीं दी जाती है और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सिर्फ अमीरों के थ्रू लिए जाते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि डिटोरिएशन, यानी कि इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड सोशल अनरेस्ट। इस सब की वजह से जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो सब कम होती जा रही है, बेकार होती जा रही है। और इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, और इस सब की वजह से सोशल अनरेस्ट आता जा रहा है, गरीबों और अमीरों के बीच में गैप आता जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये है हमारे पास सोशल अनरेस्ट, इकोलॉजिकल क्राइसिस, और मैंने आपको बताया अभी सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिसेस क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वर्क ऑब्लिगेशन, ये सब जो चीजें हमारी सोशल लाइफ की, इनमें भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है, सारी चीज अमीरों के पास रह जाती है फ्रेंड्स। देखिए, अब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? हमने अभी इतना पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। अब यहां अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखनी है एक जगह समराइज करके, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस। ये हमारा एक प्रोसेस है जिससे कि हम आम आदमियों की जो उनकी चॉइसेस हैं, उनके डिसीजंस हैं, वो क्या कर सकें? वो इंक्रीज कर सकें कि कोई आम आदमी क्या करना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, किस तरह की एजुकेशन लेना चाहता है, किस तरह का काम करना चाहता है, पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, क्या उसके पास ऐसे साधन हैं इन चीजों को पूरा करने के लिए? क्या पढ़ने के लिए साधन है? क्या उसके पास पॉलिटिक्स में जाने के लिए कुछ चीजें जो चाहिए होती हैं वो हैं? तो ये उन पीपल्स की चॉइसेस को एनलार्ज करने की बात है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, अब ये चॉइसेस के बारे में बात हो रही है कि वो अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी चाहिए उनकी एजुकेशन के लिए, उनको हेल्थ केयर मिले, इनकम हो उनकी, एम्पावरमेंट एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम अ साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। जो पीपल चूज करना चाहते हैं कि हाँ हम ये पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन हमें चाहिए और एजुकेशन चाहिए, उसके बाद ये हेल्थ फैसिलिटीज हमें चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, किसी को भी हक होना चाहिए पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन है हक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बाधाएं बीच में आती हैं। तो पॉलिटिकल फ्रीडम,
इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, तीनों फ्रीडम चाहिए, साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट, अच्छा हवा पानी चाहिए रहने के लिए। इन चीजों को हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें एक आम बंदा खुद अपनी लाइफ के डिसीजंस, अपनी लाइफ की चॉइसेस, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और आपका पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सारी अपॉर्चुनिटीज उसके पास हो। और इसी को सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट माना गया डेवलपमेंट का। यहां देखिए, लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, टू बी एजुकेटेड एंड हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज नीडेड फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम से कम जिससे अच्छी तरह से जिया जाए, ऐसी हेल्दी लाइफ हो, ऐसी शिक्षा भी हो और उसको रिसोर्सेज भी वैसे मिले जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। पॉलिटिकल फ्रीडम हो, ह्यूमन राइट्स उसको मिले, उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो एक, ये सारी चीजें आपकी नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट्स कहे जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। फ्रेंड्स, इन सब चीजों को देखते हुए यूएनडीपी ने, यूएनडीपी हमारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने 1990 में सबसे पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी में लॉन्च की, वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से, और ये हर साल आती है। जो इन्होंने 1993 में जब इसकी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा, इसमें यूएनडीपी ने कहा कि हमारे पास दो चीजें पे हम मेन फोकस कर रहे हैं। पहला है हमारे पास प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन और दूसरा है हमारे पास इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। तो सबसे पहले देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो इन्होंने फर्स्ट बोला गया था कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना। इसका मतलब है कि लोगों को आजादी मिले बोलने की, लोगों को आजादी मिले चूज करने की, वो अपनी तरह से काम कर पाए, अपनी लाइफ अपने ढंग से जी पाए, वो एजुकेशन ले पाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उठा पाए, वो अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाए, उनके पास ऐसे रिसोर्सेज हो कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाए। गवर्नमेंट उन्हें इतना एम्पावर कर दे कि वो अपनी चॉइसेस खुद चूज कर पाए अपने लिए, खुद अपने लाइफ के डिसीजंस ले पाए। अब होता है दूसरा, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज मिले, हेल्थ फैसिलिटीज मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रोड्स मिले। आप कहीं दूर गांवों में जाते होंगे, वहां आपका रोड नहीं होता, एजुकेशन फैसिलिटीज बेकार होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज बेकार होती हैं, और ये हमारे पास पुअर लोगों के साथ भी है। तो ये अगर ये सारी चीजें हमारे पास, एजुकेशन, हेल्थ और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास लोगों को मिलेगा, पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगा, तो क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, आपको पता है जब एजुकेशन किसी चीज को मिलती है, कोई आदमी पढ़ के शिक्षित हो जाता है, तो वो अपने डिसीजंस, अपनी अच्छे डिसीजंस अपने लिए ले पाता है, अपने बच्चों के लिए आप अच्छे डिसीजंस ले पाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एजुकेशन, हेल्थ से, इन सब चीजों से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कैसे अपने लिए अच्छे डिसीजंस कोई ले पाते हैं। देखिए, हमारी स्टेट्स हैं, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है। ये स्टेट्स हमारी थोड़ी पुअर स्टेट्स मानी जाती है, इनकी पॉपुलेशन भी जाता है। अब एक चीज होती है फर्टिलिटी रेट। यहां पे जो इन स्टेट्स में, जो यूपी का और बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है, वो आपका 2.3 से ऊपर है, 2.5 के आसपास है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक औरत के ऊपर यहां पे 2.5 बच्चे हैं, यानी कि एक औरत 2.5 बच्चों को जन्म देती है। ये पूरा एवरेज निकाला जाता है फर्टिलिटी रेट का। तो ये यूपी और बिहार की हालत है, अराउंड 2.5 फर्टिलिटी रेट है। क्यों ऐसा इसलिए है, यहां पे पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा बढ़ रही है, फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, बच्चे लोग ज्यादा पैदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे एजुकेशन की कमी है, हेल्थ फैसिलिटीज की कमी है, इनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नहीं पता है। इनको अगर एजुकेशन मिलेगी, इनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, तो यहां पे भी ये जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगा और ये भी अपनी लाइफ के डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। वैसे ही इनके कंपैरिजन में अगर आप केरला और तमिलनाडु, सदर्न स्टेट्स को देखते हो, तो केरला और तमिलनाडु का जो फर्टिलिटी रेट है वो नियर आपका 1.7 है। इसका मतलब वहां पे एक औरत पे, एक वुमन पे आपको 1.7 चाइल्ड्स मिलते हैं। क्यों? वहां पे एजुकेशन ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनका इनकम ज्यादा है, अच्छे डिसीजंस ले पा रहे हैं अपने लिए कि हाँ हम कम बच्चे पैदा करेंगे तो इनको अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, इनकी लाइफ अच्छी बना पाएंगे और हमारी लाइफ भी अच्छी रहेगी, हमारे ऊपर बर्डन नहीं आ पाएगा, जो कि यूपी और बिहार जैसी स्टेट्स में नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि एम्पावर करो पीपल्स को, उनको भी इतना सशक्त बना दो कि वो अपनी लाइफ में अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले पाए, शिक्षित हो, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना आए, उनको भी अच्छे से रिसोर्सेज मिल पाए। फ्रेंड्स,
इसमें कहा गया है कि डेवलपमेंट मस्ट बी वोवन अराउंड पीपल, नॉट द पीपल अराउंड डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट इंसानों को, सिटीजन्स को ध्यान में रख के होनी चाहिए। यानी कि खाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने डेवलपमेंट दे दी बस अब इंसानों को अपने आप भला हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो सेंट्रिक होना चाहिए, जो सेंटर में रखना चाहिए, वो आपको आम आदमी को रखना चाहिए सेंटर में, एंड देन उसको देख के डेवलपमेंट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। ये हमारा देख रहे हैं आप, ये हमारे पास 2016 का यूएनडीपी का डाटा दिया हुआ है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो है हमारे पास 2019 की है, वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है और एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम निकालते कैसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जो 1990 से पहले जो हम डेवलपमेंट कैलकुलेट करते थे, वो हम खाली पर कैपिटा इनकम पे डेवलपमेंट कैलकुलेट करते थे कि देख लीजिए किस देश की क्या इनकम है और वहां के हर आदमी की क्या इनकम बनती है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि अगर हम देश की इनकम निकाल रहे हैं और अगर हम उस देश की पर कैपिटा इनकम कहते हैं तो उस देश की टोटल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं उसकी टोटल पॉपुलेशन से, तो वो एक बंदे की आपकी इनकम आती है और उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो 1990 से पहले हम पर कैपिटा इनकम निकाल के कैलकुलेट करके उसको बोलते थे कि हाँ, जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन होगा। लेकिन 1990 में एक आपके पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक और आपके अमर्त्य सेन इंडियन थे। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खाली पर कैपिटा इनकम में डेवलपमेंट को मेजर नहीं करेंगे, बट अब से हम डेवलपमेंट इसको पर कैपिटा इनकम के साथ साथ आपके एजुकेशन और हेल्थ अचीवमेंट्स को भी साथ में काउंट करेंगे और इन तीनों चीजों को काउंट करके हम आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालेंगे। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ 1990 से, और अब इसके बाद तो यहां देखिए फ्रेंड्स, ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आती है उसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। इस इंडेक्स में हम इन तीन चीजों पे, देखिए पहली चीज क्या है हमारे पास, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इसमें क्या देखते हैं हम, हेल्थ का देखते हैं कि हमारी लाइफ कितनी हेल्दी है और कितने ईयर्स कोई जीता है। दूसरा कंपोनेंट इन्होंने लिया नॉलेज, यानी कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड। तीसरा लिया इन्होंने या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों चीजें हम एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूज करते हैं। इन तीनों चीजों को हमने कुछ कुछ वेटेज दी गई है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कंट्रीज को नंबर देते हैं ये यूएनडीपी वाले, और उसकी जिसका जैसा स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक मिलती है। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में आपका क्या होता है फ्रेंड्स, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है बर्थ पे, कि बर्थ के टाइम पे कितने जो बच्चे होते हैं वो कितने साल तक जिंदे रहते हैं। फिर इसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इसका कैलकुलेट करके इसको इन तीनों का सम कर दिया जाता है और इन तीनों को सम करके हमारा बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा है हमारे पास नॉलेज। इस नॉलेज में हम दो चीजें देखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितने, मतलब क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम उनसे, कितना मतलब वो स्कूल जाएंगे, कितने ईयर्स की उनकी स्कूलिंग होगी। फिर देखेंगे कि हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि कहां पे कितने ईयर की स्कूलिंग पूरी की है कितने बच्चों ने। इसके बाद हम देखेंगे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आपकी पर कैपिटा इनकम हम देखेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम निकाल के उसके बाद हम पर कैपिटा इनकम इंक्लूड करेंगे। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कौन कितना जी रहा है, कितनी हेल्दी लाइफ है, फिर ये एजुकेशन का, एंड देन ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीनों को मिला के हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको 2019 की जो इंडिया की रैंक है वो बताता हूं, 129। 2019 की इंडिया की रैंक है 129। याद रखना फ्रेंड्स, 2019 की इंडिया की रैंक है 129। और 2019 में कौन सी कंट्री आपकी टॉप पे रही है, 2019 में भी आपकी जो कंट्री टॉप पे रही है वो नॉर्वे ही रही है। नॉर्वे में बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होती है आपकी एचडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इसकी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होती है और इसको वहां रखते हैं। और जो इंडिया को स्कोर मिला है, आपका एसडीआई स्कोर जो इंडिया को मिला 2019 में, वो है आपका 0.674। 0.674 याद रखना, 0.674 मिला है 2019 में। और फ्रेंड्स ये एचडीआई के ऊपर हम पूरी एक मतलब बना सकते हैं कि जो हमारे पास एसडीआई में इंडिया की रैंक अच्छी होती है, किससे, आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह से आपकी अच्छी हो जाएगी। बाकी जो आपका श्रीलंका वगैरह चाइना वगैरह हैं उनकी रैंक भी एसडीआई में इंडिया से अच्छी होती है। इंडिया में क्योंकि बहुत सारी इनइक्वालिटीज है, एजुकेशन की फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये अभी भी इंडिया में बहुत कम है, इस वजह से इंडिया को 129 रैंक मिले 2019 में। फ्रेंड्स यहां तो हम इतना ही पढ़ेंगे इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, बाकी एक अलग से वीडियो आपको जरूर मिलेगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जहां हम एसडीआई के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ था कि जो ये सारी चीजें हैं
इसमें क्या करा इन्होंने, इन इंडिकेटर्स को यूज किया जो इन्होंने एसडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिकेटर लिए थे, सिलेक्टेड बाय यूएनडीपी। प्लानिंग कमीशन जब हमारे पास, अभी तो हमारे पास नीति आयोग है, जब हमारे पास प्लानिंग कमीशन हुआ करता था इंडिया का, उन्होंने भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक इंडिया के लिए प्रिपेयर की। उन्होंने स्टेट्स को यूज किया, यूनियन टेरिटरीज को यूज किया एज यूनिट्स फॉर एनालिसिस। और फ्रेंड्स उन्होंने क्या तीन चीजें यूज की, प्लानिंग कमीशन ने क्या तीन चीजें यूज की थी। पहला उन्होंने यूज किया इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, कि हमारे पास इकोनॉमिक अटेनमेंट्स क्या क्या हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास रिच रिसोर्स बेस है एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर, डाउन ट्रोडन एंड मार्जिनलाइज्ड, इज द की टू प्रोडक्टिविटी, वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना अच्छा रिसोर्स बेस है, अगर अच्छा रिसोर्स बेस हो हमारे पास, और गरीबों को, जो भी हमारे पास मार्जिनलाइज्ड है या जो भी और हमारे पास जो पॉपुलेशन है जिनको ये सब फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, अगर वो इन रिसोर्सेज को एसेस कर पाए, रिसोर्सेज कैसे, आपके एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, मेडिसिन हो गई, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए आपके, ये रिसोर्सेज अगर सबको मिल पाए, सब इन्हें ऐसे ले पाए, तो हमारा क्या होगा, हमारी देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ह्यूमंस की वेलबींग बढ़ेगी और ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। उसके बाद इन्होंने ये जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अटेनमेंट्स की जो डेवलपमेंट देखा, वो इन्होंने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में देखा। फ्रेंड्स, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है कि जितने भी हमारे देश के आदमी, यानी कि जितने भी हमारे देश के आदमी जो प्रोडक्शन करते हैं उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। एंड इट्स पर कैपिटा अवेबिलिटी, यानी कि यहां पे इन्होंने पर कैपिटा इनकम को भी देखा, आर टेकन एज अ मेजर टू एसेस द रिसोर्स बेस एंड एंडाउनमेंट ऑफ द कंट्री। इन्होंने यहां ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम को कहा कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम, जिस स्टेट की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, वहां बंदों को, जो बंदे हैं, वहां जो लोग हैं, वो रिसोर्सेज को ज्यादा एसेस कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक अटेनमेंट है एंड द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स की वेलबींग है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। क्यों, इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और वो एसेट्स को हमारे एसेस कर पाएंगे। ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन, सालों से हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम है हमारे पास, और जो हमारे पास पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, वो हमारा इंक्रीज होता आ रहा है। एज अ रिजल्ट देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। 2011-12 में जो हमारे पास पॉपुलेशन थी पॉवर्टी के नीचे, वो क्या थी, एज अ होल 21.9% पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी के नीचे थी। अगर आप पहले के टाइम की बात करेंगे 1970s, 1980s, 1990s, तो यहां पे ये परसेंटेज आपको 90s, 70s से लेके ये परसेंटेज आपको डिक्लाइनिंग मिलती है, और डिक्लाइन हो के 2011-12 में 21.9% हमारे बंदे ऐसे हैं जो हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देख पाते हैं, यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ हमारे जो स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास छत्तीसगढ़ है, झारखंड, मणिपुर, ये, और जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, आपकी बिहार हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा वगैरह, और ये जो हमारी पास स्टेट्स हैं, ये क्या है, यहाँ पे उन्होंने मोर देन 30% ऑफ देयर पॉपुलेशन पॉवर्टी है। यहाँ पे ज्यादा, उनकी जितनी पॉपुलेशन है उन स्टेट्स की, उससे 30% ज्यादा पॉपुलेशन उन स्टेट्स की पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। यानी कि इनकी जो पर कैपिटा इनकम है, इन स्टेट्स की जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी कम है, इस वजह से उनके पास इनकम नहीं आती ज्यादा और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और जब पर कैपिटा इनकम वहां के बंदों की कम होगी, स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होगी, तो वो रिसोर्सेज को भी, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और उसी हैंड पे अब एक बार आप दूसरी स्टेट्स को भी देखिए, जैसे कि आपकी स्टेट्स हैं जो गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरला, वेस्ट बंगाल, इनकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी पॉवर्टी लाइन के अंदर कितनी है, ये 10 to 20%। इन जो स्टेट्स हैं आपकी, इनकी जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी लाइन के नीचे, वो 10 to 20% है इनकी टोटल पॉपुलेशन के नीचे। फ्रेंड्स, तो इनमें, इन स्टेट्स में थोड़ी जो आपकी इनकम होगी, पर कैपिटा इनकम होगी, वो थोड़ी ज्यादा होगी। और जो गरीब स्टेट्स हैं हमारे पास, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की तरह, और कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, सिक्किम वगैरह, उनकी तरह है, उनसे थोड़ी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी। तो यहाँ के जो लोग होंगे वो थोड़े ज्यादा रिसोर्सेज को एसेस कर पाएंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज ले पाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और स्टेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान, जो आपके निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे ये जो आपकी पॉवर्टी जो लाइन है उसके नीचे बस इनकी 10% पॉपुलेशन रहती है। फ्रेंड्स, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो 30% जो पॉपुलेशन जिन स्टेट्स की नीचे है पॉवर्टी लाइन से, फिर 10 to 20% के बीच में जिन स्टेट्स की पॉवर्टी लाइन से पॉपुलेशन नीचे है, और जो लास्ट में जो आपको केरला, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी वगैरह स्टेट्स है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी बिलो
बिलो 10% पॉपुलेशन इनकी पॉवर्टी लाइन से नीचे है फ्रेंड्स। तो यहाँ के जो लोग हैं केरला, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान वगैरह, इनके सबसे ज्यादा आपके पर कैपिटा इनकम इन स्टेट्स की होगी और इन स्टेट्स के लोग सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को एसेस कर पाएंगे, लाइक एजुकेशन, हेल्थ रिसोर्सेज, और इनके लोग की जो क्वालिटी की लाइफ होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, वो भी इन लोगों की अच्छी होगी। पॉवर्टी जो है वो एक स्टेट ऑफ डेप्रीविएशन है कि आपको कुछ चीजों से डिप्राइव्ड रहना पड़ता है, कुछ चीजें आपको नहीं मिलती हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पॉवर्टी की डेफिनेशन दी है, इट इज अ स्टेट ऑफ डेप्रीविएशन and it is the inability of an individual to satisfy certain basic needs for a sustained healthy and reasonable productive life। वो अपनी उन बेसिक नीड्स को भी वो इतना मजबूर होता है कि अपनी इतने पैसे नहीं होते, उसके पास इतनी इनकम नहीं होती है, इतना एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं होता है कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स चाहिए होती है ना इस लाइफ को जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम बोलते हैं, वो उन चीजों को भी मतलब खुद को और अपने परिवार को प्रोवाइड नहीं करा पाता है, वो चीजें भी उसके पास नहीं होती हैं और इसकी वजह से वो हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पाता है। देखिए खाने को नहीं होगा तो आपको 100 तरह की बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि बॉडी को तो न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए ना, वो गरीबों को प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता तो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, उस तरह से बीमारियां लग जाएंगी और लाइफ प्रोडक्टिव नहीं होगी। फिर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑफ अ कंट्री। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे जो ग्रॉस डोमेस्टिक यानी कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया में जो भी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है उन सब की वैल्यू हम ऐड कर देते हैं। द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उन सब का, यानी कि जितने भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन सब का हम सम कर देते हैं, उनकी वैल्यू बता देते हैं, ये हमारा जीडीपी है। लेकिन उस जीडीपी से हम नहीं बता सकते कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बंदे हमारे देश में रह रहे हैं उनकी कैसी होगी, क्योंकि आपको पता है ना हमारे पास जो जीडीपी है वो कुछ ही % रिच हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी तो सब हमारे पुअर रह जाते हैं। फिर आपको पता है हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ, और ये सारे रीजंस हैं हमारे पास पॉवर्टी के लिए। फ्रेंड्स फिर हमारे पास इंडिकेटर्स आए हमारे पास हेल्दी लाइफ के लिए। सेकंड उन्होंने पहला लिया इकोनॉमिक अटेनमेंट, सेकंड लिया हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ में इन्होंने क्या कहा गया कि लाइफ हमारी बीमारियों से मुक्त हो, बीमारियां ना हो, एलिमेंट्स एंड लिविंग रीजनेबल लॉन्ग लाइफ स्पेन, कि हम अच्छा लाइफ स्पेन जिए। फ्रेंड्स याद रखना जो अभी हमारे पास जितनी अभी हम इंडिया में लाइफ जी पाते हैं वो कितना है, जो अभी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अभी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कहती है 69.50। ये मैं आपको 2019 की फिगर बता रहा हूं। और अगर आप इसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को नीति आयोग की फिगर चाहते हैं जो गवर्नमेंट का सोर्स है, नीति आयोग ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई है 2010 से 2014 के लिए जो इंडियन पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 67.9, यानी कि 68 ईयर्स के अराउंड हम एक बंदा जी पाता है। उसके बाद यहां पे हमारा और क्या होता है, प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको बताया कि कितने साल एक बंदा जी सकता है, वो मैंने नीति आयोग के अकॉर्डिंग 67.9 था, और जो वैसे हमने जो कुछ यूएनडीपी या फिर कुछ प्राइवेट आपकी कंक्लूड करती है उनके अकॉर्डिंग 69.50 है अभी, लेकिन हम नीति आयोग के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर ये हमारे पास प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर क्या होते हैं। देखिए प्री नेटल हेल्थ केयर हम उन्हें बोलते हैं जब कोई हमारे वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी के दौरान जो हेल्थ केयर उसे दी जाती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स उनके लिए अपॉइंट की जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट लेडीज को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनको असिस्ट करें। वो होती है हमारे पास प्री नेटल हेल्थ केयर, जिसको हम एंटी नेटल हेल्थ केयर भी बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास पोस्ट नेटल हेल्थ केयर। पोस्ट नेटल हेल्थ केयर यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये जब चाइल्ड का बर्थ होता है उससे लेके 6 वीक तक यानी कि 42 दिनों तक भी इसकी केयर को हम ऐसा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास इन्फेंट मॉर्टेलिटी, कि हमारे इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम हो। अभी नीति आयोग के अकॉर्डिंग हमारी जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है 2015-16 में वो है हमारे पास 34। फ्रेंड्स इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मतलब बच्चे, जो बच्चे पैदा हुए और वो पैदा होने के साथ मर जाते हैं कुछ टाइम स्पेन में, वो छोटे बच्चे मर जाते हैं। ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं पर 1000 चाइल्ड। किस पे कैलकुलेट करते हैं, 1000 बच्चों पे कैलकुलेट करते हैं जिन बच्चों ने नया नया जन्म लिया होता है और वो बच्चे मर जाते हैं। उसका जो रेट है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो इंडिया में है नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2015-16 का, वो है हमारे पास कि हमारे 34 हमारे जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं जो बर्थ लेके हमारे मर जाते हैं,
कितने में से 1000 बच्चों में से हमारी कंट्री में 2016-15 में 34 बच्चे मर जाते थे। ये है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ्स का मतलब होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि जो वुमेन, जो माँ बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपका कैलकुलेट किया जाता है पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स, कि 1 लाख जन्म होने पे कितनी माओं का कितना मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, कितनी माँ मर जाती हैं 1 लाख बच्चों को जन्म देते हुए। तो उन 1 लाख बच्चों में से 130 माएँ मर जाती हैं। और ये नीति आयोग का डाटा है फ्रेंड्स, 2016 का है, कि 130 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है हमारा पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हेल्थी लाइफ के लिए और हमें क्या चाहिए। ये देखिए, ओल्ड एज हेल्थ केयर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन चाहिए, सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सम इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ हेल्थी एंड रीजनेबल लाइफ। उसी के लिए हमने स्वच्छ भारत मिशन चलाया। स्वच्छ भारत मिशन में कहा है कि जो हमारे पास टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज से, अर्बन सीवेजेस से, खुले में लोग शौच के लिए जाते हैं, ओपन डेफिकेशन, ओपन शौच मुक्त भारत हमें बनाना है, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है हमें। इंडिया को क्या करना है, ओपन डेफिकेशन से बिल्कुल फ्री करना है, टॉयलेट सबको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो उसी के लिए फिर इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इन सबको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। और जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट वगैरह है, उन सबको हम ट्रीट करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिससे कि हमारा एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मेन क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके फ्रेंड्स? इसके हमारे पास मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है हमारे पास हमारे इंडिया को 100% ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, यानी कि कोई भी आदमी खुले में शौच ना करे। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट करनी है, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमारा आता है, कंस्ट्रक्शन का जो आता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड पब्लिक टॉयलेट सीट्स, ये सारी हमें प्रोवाइड करनी है। फिर सप्लाई प्रोविजन करना है कि क्लीन एनर्जी फ्यूल यानी कि एलपीजी हर हाउस होल्ड को मिल पाए, जिससे कि रूरल इंडिया में यानी कि गांवों तक भी पहुंच पाए, जिससे कि हमारे पास जो घरों में डोमेस्टिक पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से जो वुमेन्स को प्रॉब्लम होती है वो भी रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाए। प्रोवाइडिंग पोर्टेबल यानी कि पीने का पानी हम प्रोवाइड कर सके, एटलीस्ट इस मिशन के अंडर सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, जिससे कि हमारे पास जो वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं वो ना हो। फिर प्रमोट करें हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी और कोल, और जो वुड हम जो बर्न कर रहे हैं उनका हम कम यूज करें और ये विंड और सोलर एनर्जी ज्यादा यूज करें। फ्रेंड्स, यहां हम देख रहे हैं जो हमारे पास ये लिटरेसी रेट्स आपको दिख रहे हैं टेबल में साइड में। इंडिया के देखिए टोटल लिटरेसी रेट क्या है। इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट था 2011 के सेंसस में 74.04, जिसमें इनसे फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट था वो कम था, यानी कि मेल्स हमारे यहाँ ज्यादा लिटरेट हैं, फीमेल्स कब लिटरेट हैं। और फिर देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे इलाकों में भी हमारा लिटरेसी रेट कम पाया जाता है। जब आप बात करेंगे, मैंने बताया था, तो यहाँ पे इसलिए फर्टिलिटी रेट इनका बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन जो सिस्टम है वो वीक है, आपका एजुकेटेड लोग कम होते हैं, लिटरेट कम होते हैं, अपने लाइफ के डिसीजंस और चॉइसेस नहीं बना पाते हैं। उसके बाद टेबल में बिल्कुल नीचे देखिए जो केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन ये जो आपकी डेवलप्ड स्टेट है, इनका जो लिटरेसी रेट है वो देखिए 92, 93, 80, 86, 85, इनका लिटरेसी रेट ज्यादा है। इसी वजह से केरला और तमिलनाडु का जो फर्टिलिटी रेट है वो आपका 2.1 जो हमने सोचा है वो आपका 1.7 है। वहां के लोग एजुकेटेड है, अपने लिए अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं और प्लान करके अपनी लाइफ को चलते हैं। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास यहां देखिए डिक्लाइन तो हो रहा है, डेथ रेट जो हमारे डिक्लाइन कर गए वो 25.1 पर 1000, ये 1951 में थे, और 2015 में हमारे डेथ रेट कितने डिक्लाइन कर गए हैं, 6.5 डेथ्स होती हैं अब हमारे पास, एक साल में 6.5 डेथ होती हैं पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारा 148 पर 1000 से 37 ये आपका 2015 में 37 पे आ गया ड्यूरिंग सेम पीरियड। 2016 में 34 था, नीति आयोग का रिपोर्ट मैंने आपको बताया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हमारी बढ़ गई है 37.1 ईयर से 66.9 आपका हो गई है। कौन लोग कितना जीते हैं मेल्स के लिए, और ये आपका फीमेल्स के लिए। ये डाटा आपका कंपेयर किया गया है 1951 से लेके 2015 तक। फ्रेंड्स, ये आपका लेटेस्ट डाटा है, याद रखना है इसे। बर्थ रेट जो है हमारे पास वो भी कम हो गए, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। जितना वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, जो बर्थ रेट है वो हमारे कम होते जा रहे हैं।
ठीक है, ये भी आपके 20.8 पे पहुंच गए हैं। सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर स्पेसिफिक एंड रूरल एंड अर्बन हेल्थ इंडिकेटर्स। यानी कि अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो अर्बन में हेल्थ ज्यादा सही है, अर्बन में हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा है, रूरल में और खराब है। अगर आप जेंडर स्पेसिफिक बात करेंगे तो मेल्स को हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं और फीमेल्स को थोड़ी कम मिल पाती हैं, हाइजीनिक कंडीशंस भी उनके लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं। उसके बाद जो थर्ड इंडिकेटर इन्होंने हमारा लिया है वो लिया है इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि सोशली एम्पावर करना है बंदों को, ताकि वो डेवलपमेंट क्या है, एक तरह से डेवलपमेंट है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, सर्विट्यूड, कोई किसी का नौकर ना रहे, कोई बॉन्डेज में ना रहे किसी का गुलाम बन के, इग्नोरेंस, कोई किसी को इग्नोर ना करे, सब पढ़े लिखे हों। एनी अदर फॉर्म ऑफ डोमिनेशन इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट। समझ आया? किस चीज से फ्रीडम चाहिए? उनको चॉइसेस चाहिए, लोग खुद अपनी चॉइसेस ले सकें, खुद अपने लिए चूज कर सकें, खुद अपने लिए अपने डिसीजंस ले सकें, एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों, हेल्थ फैसिलिटीज हों उनके लिए अवेलेबल, ताकि वो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी बिल्टअप कर सकें और अपने आप कुछ कर सकें। अगर गवर्नमेंट उन्हें ये सब चीजें गवर्नमेंट उन्हें ये सब चीजें अगर प्रोवाइड करा देती है तो हर बंदा हमारा एम्पावर हो जाएगा, हर सिटीजन हमारी कंट्री का एम्पावर हो जाएगा और खुद से अपने डिसीजंस ले पाएगा, अपने लिए चूज कर पाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इट इज पॉसिबल विद द एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज एंड चॉइसेस इन द सोसाइटी। एक्सेस टू नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट आर द फंडामेंटल टू फ्रीडम। सोसाइटी और एनवायरमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जो कब आएगी? तब उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लिटरेसी इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड, और इस ये नॉलेज जो वर्ल्ड है आपका नॉलेज और फ्रीडम का, ये पाने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षित होना जरूरी होगा और लिटरेसी उसके डायरेक्शन में पहला कदम है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जो ये पूरे पैराग्राफ है, ये ऊपर वाली जो लिटरेसी वाली जो टेबल थी मैंने आपको बताया था इंडिया में इतना है, पूरा फीमेल इतना है। फिर मैंने डिफरेंट स्टेट्स का भी आपको बताया था कहाँ है क्या नहीं है, तो ये सारा वहीं एक्सप्लेन किया हुआ है लिटरेसी के बारे में। उसके बाद देखिए क्या हुआ था, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया आया था। प्लानिंग कमीशन ने सारी स्टेट्स को क्या दिए थे, ये जो 3 इंडिकेटर हैं, इकोनॉमिक वाला, सोशल वाला और जो हेल्थ वाला इंडिकेटर है, इन तीनों इंडिकेटर्स का देख के कौन सी स्टेट में कैसे ये इंडिकेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिए, स्कोर दिया। तो केरला ने इसमें टॉप किया। कब? ये प्लानिंग कमीशन ने बहुत पहले किया था 2011 में, तो केरला ने इसमें टॉप किया। केरला को जो स्कोर मिला HDI का वो मिला 0.790। और फिर उसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब। मैंने आपको बताया था ना, जो स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी उनको स्कोर ज्यादा रहेगा, क्योंकि केरला, दिल्ली, पंजाब, इन सब स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। यहां लोग रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सेस कर पाते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज को ज्यादा एक्सेस कर पाते हैं, एजुकेटेड ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है इन स्टेट्स में आपकी, तो यहां जो HDI का स्कोर रहा वो भी आपका ज्यादा रहा फ्रेंड्स। और जो आपकी अलग दूसरी स्टेट्स होंगी, जैसे आपकी जो स्टेट्स होंगी बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये देखिए ये जो आपकी स्टेट्स हैं, ठीक है, ये आपकी सबसे नीचे आई, क्योंकि यहां जो लिटरेसी रेट्स है, जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है इन केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन और जो कुछ आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सिक्किम वगैरह, इन स्टेट्स को आपका क्या मिला, इनको लो HDI स्कोर मिला, इनको बॉटम में जगह मिली, लिस्ट के सबसे नीचे लिस्ट में जगह मिली, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बता ही चुका हूं पर कैपिटा इनकम कम होती है, लिटरेसी रेट कम होता है, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज ये सब इन लोगों को कम मिलती हैं, और वही कारण है इन लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट की रुकावट में, यही कारण है, और इसी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी जी नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये देखिए इन्होंने पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड होता जा रहा है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, और डेवलपमेंट, इन तीनों चीजों को हम साथ में कैसे लेके चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं एक बार। ये कहा है इन्होंने कि ये जो आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारे पास सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इट वॉज थॉट, ऐसा सोचा गया था कि जो हमारे पास डेवलपमेंट है ये एक सबस्टेंटिव कॉन्सेप्ट है, और जब एक बार हमारे पास विकास हो जाएगा, जब हमारे पास डेवलपमेंट हो जाएगी, तो ये हमारे जितने भी सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल इल्स हैं ये उन सबको खत्म कर देगा, जितनी भी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं। एक बार हमारा देश विकसित हो जाए, एक बार हमारा देश डेवलप्ड हो जाए, डेवलपमेंट हो जाएगी एक बार,
तो हमारा क्या होगा, उस डेवलपमेंट से जो हमारे गरीब भाई बहन है, जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, जिनको एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, जिनकी इनकम कम है, उनको वो चीजें नहीं मिलती हैं, तो उनके पास भी वो सब आ जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूं, जब आपके जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया की प्लान कर रहे थे, उनका जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था, जो उन्होंने सोचा था फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान में कि हम हैवी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस टाइम पे एक थ्योरी आई थी, दिस थ्योरी को हम कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी, इसका मतलब ये थी आपकी टॉप टू बॉटम अप्रोच। यानी कि एक एग्जांपल लेके समझिए, आपकी माउंटेन के टॉप पे अगर हम पाइप से पानी डालते हैं, माउंटेन के टॉप पे पाइप से पानी डालेंगे, तो वो पानी क्या होगा, वो माउंटेन के चारों ओर चला जाएगा उस टॉप से, तो वो पानी चारों ओर बह जाएगा ना। अगर कोई माउंटेन के टॉप से आपकी रिवर निकलती है, तो उसका पानी कहां जाएगा, माउंटेन के चारों ओर जाएगा, पूरी माउंटेन को गीला करता हुआ जाएगा। तो ऐसा ही इन्होंने सोचा कि अगर हम एक टॉप लेवल पे, एक अपर लेवल पे, टॉप लेवल पे अगर हम डेवलपमेंट कर देते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर देते हैं, वो इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज हम बनाएंगे, उन इंडस्ट्रीज की वजह से जब वो वहां प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, पैसा आएगा, तो गरीबों को जॉब मिलेगी, गरीबों को जॉब मिलेगी तो उनके पास पैसा आएगा, और वो भी अपनी गरीबी से बाहर निकल जाएंगे, और उनका भी विकास हो जाएगा साथ ही साथ में। जो ये बड़े लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, उनके साथ में छोटे लोगों का विकास भी हो जाएगा। इसको उन्होंने बोला ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि ऊपर से पैसा नीचे फ्लो कर जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। वही इन्होंने यहां कहा है कि जो डेवलपमेंट की कभी ऐसा हुआ नहीं। जो सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल इल्स हैं सोसाइटी के, ये कभी भी हमारे डेवलपमेंट से खत्म नहीं हो पाए। जबकि डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट से नहीं हो पाई हैं। ज्यादा की एनवायरमेंटल इल्स और जो हमारे पास सोशल एम्पावरमेंट है, वो भी नहीं हो पाई है। गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए। उसके बाद ये देखिए, डेवलपमेंट हैज ब्रॉट इनसिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में डेवलपमेंट ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आया है। आप एसी में बैठते हैं, अच्छी अच्छी कारों में चलते हैं, लग्जरी कार है, एसी है, अच्छे अच्छे होटल्स में रहते हैं, अच्छे पार्क्स में जाते हैं, लेकिन ये चीजें कुछ ही लोगों के लिए हैं। बट वे इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। इन्होंने क्या हुआ, एक रीजन में अच्छी फैसिलिटीज है, एक रीजन में कम है। जैसे मैंने आपको मुंबई का एग्जांपल दिया था, वहां धारावी स्लम्स का बताया था, और मुंबई में बांद्रा इलाके में जाओ, जहां आपके सारे बॉलीवुड वाले स्टार्स रहते हैं, वहां देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटीज है। और धारावी स्लम्स में चले जाओ, वहां मैंने एक आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि धारावी स्लम में रहने वाले 300-350 बंदे एक ही टॉयलेट यूज करते हैं। 350 बंदे मॉर्निंग में एक ही टॉयलेट यूज करते हैं। सोचे क्या हालत होगी। तो इस डेवलपमेंट की वजह से सोशल इनइक्वालिटीज आपकी बढ़ती गई, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, डेप्रिविएशंस बढ़ती गई, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, गरीब लोग अपने घर छोड़ के दूसरे शहरों में जाके अपना पेट पालने के लिए जॉब करने लगे। एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, गरीब लोगों को कौन कुछ समझता है, उनके ह्यूमन राइट्स भी उन्हें पूरी तरह नहीं मिलने गए। ऐसी कंडीशंस में रहने को मजबूर किया गया जैसे जो इंसानों के रहने लायक नहीं होती हैं। अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव आल्सो इंक्रीज्ड। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर मैंने आपको बताया कि यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली थी, और उसमें कुछ अमेंड करने का सोचा। तो उन्होंने कहा कि हम अमेंड करेंगे, इंप्लिसिट करेंगे बायसेस को एंड प्रेजुडिसेस को, विच वर एंट्रेंच्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में आ रहे थे, हम उन्हें ठीक करेंगे। और उसके बाद इन्होंने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऐड किया, एजुकेशन को और हेल्थ वाली फैसिलिटीज को भी ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूड कर दिया। और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, ये भी इन्होंने यहां ऐड किया। ये दोनों मैंने आपको ऊपर समझा दिया, दोनों बातों का मीनिंग। एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्होंने कहा ये दोनों पॉइंट्स को हम मिनिमम कंडीशन मांगेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और उससे ज्यादा ही करेंगे। फिर इन्होंने ये भी कहा, रिपोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो हमारे पास सिविल सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज है, वो आपस में मिलके काम करें। वो क्या करें, वो इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वो इन सब चीजों के लिए काम करें। आज भी हमारी बहुत सारी सिविल सोसाइटीज काम कर रही हैं इस चीजों के लिए। सिविल सोसाइटीज शुड वर्क फॉर बिल्डिंग अप ओपिनियन फॉर रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। हम लोगों को, जो हम सिविलियंस हैं, उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि मिलिट्री पे खर्च करना कम करो, आर्म्ड फोर्सेस पे खर्च करना कम करो, ट्रांजिशन करो डिफेंस टू प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। जिन लोगों को नीड है, खाने पीने का सामान, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इन सब चीजों में ज्यादा खर्च करो। आर्मी में, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, और आप डिफेंस में ज्यादा खर्च मत कीजिए, और डिसआर्मामेंट करो। सब पूरे वर्ल्ड से यही अपील करें
पूरे जो सिविल सोसाइटीज हैं, सारे वर्ल्ड के लोग, पूरे विश्व के लोग अपील करें पूरे वर्ल्ड से, उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से कि प्लीज आप यहाँ पे खर्चा ना करके शांति से रहिए और खर्चा ना कीजिए यहाँ पे, और ये सारा खर्चा आप बेसिक फैसिलिटीज में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हमारे खाने पीने में खर्च कीजिए, हमारी लाइफ को बेटर बनाइए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कीजिए। फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे आप पढ़ेंगे एक नियो माल्थस की अप्रोच है। ये नियो माल्थस की अप्रोच के पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि माल्थस की अप्रोच क्या थी। माल्थस, एक रॉबर्ट माल्थस, उन्होंने एक पॉपुलेशन पे एक एस्से लिखा था। उन्होंने क्या कहा था डेवलपमेंट और पॉपुलेशन के बीच में? देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास रॉबर्ट माल्थस थे, उन्होंने सोचा, जो हमारे पास रॉबर्ट माल्थस वाज द फर्स्ट वन टू वॉइस हिज कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। इसका मैं आपको थोड़ा एक बार बता देता हूं। इन्होंने कहा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रॉबर्ट माल्थस क्या कहते हैं। रॉबर्ट माल्थस ने एक थ्योरी दी, उनके पॉपुलेशन पे थ्योरी था। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। अगर आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल है तब ये आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रही है, जैसे कि 1 से 2 हो रही है, 2 से 4 डबल होती जा रही है, ठीक है। बट जो हमारा फूड है, प्रोडक्शन ऑफ फूड है, वो हमारे पास 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में इंक्रीज कर रहा है। उनके कहने का मतलब था कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत जल्दी इंक्रीज कर रही है और फूड जो है हमारे पास उतना जल्दी इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, फूड की प्रोडक्शन। इसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो जाएगा और ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। और ये ओवर पॉपुलेशन को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? प्रिवेंटिव चेक्स से। प्रिवेंटिव चेक्स जैसे कि हम बाद में शादी करें, चेस्टसी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, मॉरल रिस्ट्रेंट, ज्यादा बच्चे पैदा ना करें, पॉजिटिव चेक्स यानी कि वाइस रहें, समझदार बने, मिजरी, वॉर, फेमाइन, अगर वॉर होंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन मर जाएगी, फेमाइन और फ्लड्स आएंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन मर जाएंगी। फ्रेंड्स, उनके कहने का मेन मतलब था, देखिए माल्थस कहना चाहते थे कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि जो हमारे फूड प्रोडक्शन हो रही है, फूड प्रोडक्शन इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पॉपुलेशन जो एक्सपेंड कर रही है वो आपकी फूड प्रोडक्शन को ओवरकम कर जाएगी और लोगों को खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा। ये उन्होंने कहा था कि इस हिसाब से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। माल्थस ने कहा कि इस हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करो, पॉपुलेशन को इतना मत बढ़ाओ ताकि रिसोर्सेज ही ना मिले, लोगों को खाने के लिए ना मिले। उसके बाद ये नियो माल्थुसियंस जो हैं, एनवायरमेंटलिस्ट है और रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं, ये इन्होंने क्या कहा? एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, रेडिकल इकोलॉजिस्ट जो इकोलॉजी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इन्होंने कहा दे बिलीव दैट फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, अगर इंसान को खुश रहना है, सोशल लाइफ, प्रॉपर बैलेंस करना है पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज के बीच में, अगर इंसान को खुश रहना है तो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। एक बैलेंस होना चाहिए पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में, उन्होंने ये कहा। अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स, गैप बिटवीन द रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन हैव वाइडन्ड आफ्टर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के बाद उन्होंने कहा कि जो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में गैप है वो क्या है? बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको माल्थस की थ्योरी बताई ना कि पॉपुलेशन एक दिन बढ़ जाएगी और जो हमारी फूड प्रोडक्शन है वो आपकी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं करती जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और लोगों के पास खाने को फूड नहीं होगा। इन्होंने कहा इन लास्ट जो 300 साल हैं हमारे पास वर्ल्ड में, लास्ट 300 ईयर्स में बहुत ज्यादा हमारे पास ग्रोथ हुई है ह्यूमन पॉपुलेशन में, जितना हमारा फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट हैज ओनली कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग द मल्टीपल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल देयर हैज बीन एनॉर्मस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ दीज रिसोर्सेज। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट तो हुई है, डेवलपमेंट में हम जल्दी से जल्दी बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं, उतना तो रिसोर्सेज हमारी अर्थ भी रिप्लेनिश नहीं कर पाती है। इनका कहने का मतलब था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हम उतने ही रिसोर्सेज यूज करें, पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखें, उतने ही रिसोर्सेज हम यूज करें। कितने रिसोर्सेज यूज करें? जितना कि हमारी अर्थ रीजनरेट कर पाए और हम अपनी ह्यूमन, जो हमारे पास आने वाली फ्यूचर ह्यूमन जनरेशन है, उसके लिए भी हम रिसोर्सेज बचा पाए। तो द प्राइम टास्क बिफोर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी इज टू मेंटेन पैरिटी बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी चीज आपकी बने, चाहे वो सड़कें हो, रोड हो, सड़कें हो तो फॉरेस्ट को मत काटिए, कुछ और ऑल्टरनेटिव निकालिए। आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं बड़ी बड़ी तो उसको थोड़ा सा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रखिए, वो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाइए। तो ये सब चीज ऐसी कीजिए, पॉपुलेशंस को भी कंट्रोल कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज कीजिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए और इन रिसोर्सेज का जो बेस है इनको डिप्लीट होने से बचाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को याद रखिए क्योंकि हमें रिसोर्सेज अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचाने हैं। तो मैंने आपको रॉबर्ट माल्थस का भी बताया कि रॉबर्ट माल्थस ने
क्या कहना था रॉबर्ट माल्थस का, बट ये जो रॉबर्ट माल्थस का कहना था, ये जो थ्योरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है, नेगेटिव में जा रही है, अब आपकी यूरोपियन नेशंस में, वेस्टर्न नेशंस के लिए वो पॉपुलेशन वहां डिक्लाइन कर रही है, उनको एज्ड पॉपुलेशन ज्यादा मिल रही है, उनके लिए तो ये थ्योरी गलत साबित हो गई, क्योंकि वहां पे रिसोर्स बेस क्या है, वेस्टर्न नेशंस में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, इनकम अच्छी है, डेवलप्ड नेशंस है। बट ये रॉबर्ट जो माल्थस की थ्योरी थी, ये आज भी हमारी जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, इनके लिए ये आज भी ये थ्योरी सही है, क्योंकि यहां की पॉपुलेशन बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रही है और हमारे जो रिसोर्स है, फूड प्रोडक्शन है, वो उतनी जल्दी एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। आप देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे देश में खाने के लिए अनाज पैदा नहीं होता था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में उतना अनाज आया, लेकिन अगर हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो रिसोर्सेज को एक्सेस सब लोग कर पाएंगे, गरीबी से बाहर निकल पाएंगे, कम पॉपुलेशन होगी तो ये रिसोर्सेज हम आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बना पाएंगे। और रॉबर्ट माल्थस की जो थ्योरी है वो आज भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारे पास डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उनके कॉन्टेक्स्ट में आज भी हमारे पास फिट बैठती है बिल्कुल, क्योंकि यहां पे हमारे इंडिया, पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे देशों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। उसके बाद बोला जाता है कि प्राइम कॉजेज क्या है हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स के, एज वेल एज अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फिर कहते हैं कि इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट टू से दैट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स वर एसेंशियली कंसर्न्ड अबाउट द बैलेंस एंड द हार्मनी एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। हाँ, बहुत सारे इन जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे वेद शास्त्र हैं, अर्यंकाज हैं, वो कहते हैं कि हमारे फॉरेस्ट को मत काटो। आज जो वाइड स्केल डिफॉरेस्टेशन आपका चल रही है डेवलपमेंट के नाम पे, वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट करती जा रही है, आने वाली ह्यूमन जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास ऐसे वेदों शास्त्रों में भी हमारे कहा गया है कि बैलेंस होना चाहिए, एक डेवलपमेंट, ये एलिमेंट्स जो नेचर है, इनके एलिमेंट्स जो ऑफ नेचर जो है, इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में फ्रेंड्स, ये चीजें आप जो ये चीजें यूज कर रहे हैं, ये चीजें कोई पॉपुलेशन और डेवलपमेंट पे ऐसे आता है तो वहां भी आप ये यूज कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना मैं ये सारा चैप्टर मैं आपको 25 to 30 मिनट्स में खत्म करा देता। ये बुक में इतना कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको एक एक लाइन इस बुक की समझ आए और यहां से आप अपना एसे में भी उठा के मटेरियल डाल सकें। उसके बाद ऑप्शनल वालों के लिए भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऑप्शनल वालों के लिए बहुत अच्छा बेस बनने वाला है इस चैप्टर का। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने रिसेंट टाइम्स में एडवोकेट किया रीइंफोर्समेंट ऑफ हार्मनी। महात्मा गांधी का आपको पता ही है, महात्मा गांधी का क्या सपना था, ग्राम स्वराज का सपना था। महात्मा गांधी कहते थे, आपने कुछ डीपीएसपीस पढ़े होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़े होंगे, वहां पे गांधीयन प्रिंसिपल्स भी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो वर्कर्स हैं, हमारे पास वो कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, हमारे पास हम गांवों को इतना सशक्त बनाते हैं, विलेजेस को इंडिपेंडेंट बना दें, ताकि, और उनका डेवलपमेंट का मॉडल क्या था, उनका डेवलपमेंट का मॉडल था पहले हम विलेजेस को सशक्त बनाएंगे, उसके बाद हमारा पूरा देश सशक्त हो जाएगा, पूरा देश डिपेंडेंट अपने आप में, पूरा देश क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाइए, पूरा देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि हार्मनी एंड बैलेंस होना चाहिए हमारे पास पॉपुलेशन एंड रिसोर्स के बीच में। ही वॉज क्वाइट एप्रीहेंसिव अबाउट द ऑनगोइंग डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली द इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो जो हैवी इंडस्ट्रीज वाला प्लान नेहरू जी लेके आए थे, वो उसके फेवर में नहीं थे। उन्होंने कहा था हम छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाते हैं, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाएंगे, गांवों को ये इंडस्ट्रीज देंगे और गांव आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि सबके पास पहुंच जाएगा, हैवी इंडस्ट्रीज बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द लॉस ऑफ मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस एंड नॉन वायलेंस एंड म्यूचुअल कॉपरेशन एंड एनवायरमेंट। उन्होंने वो कहते थे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इसकी वजह से हम अपनी जो मॉरलिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारा आत्मनिर्भरता है, वो सब हम खोते जा रहे हैं। इसकी वजह से वायलेंस हो रहा है, हम आपस में एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, भाईचारा खत्म होता जा रहा है और हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्टरिटी फॉर इंडिविजुअल्स, ट्रस्टीशिप फॉर सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस आर द की टू अटेन हायर गोल्स इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल दैट ऑफ नेशन। उन्होंने कहा ये सब चीजें छोड़ के आप ऑस्टरिटी, इंडिविजुअल की अपने आप में ईमानदार रहे, खुददार रहे, और ट्रस्टीशिप फॉर सोशल वेल्थ, यानी कि अगर कोई सोसाइटी की वेल्थ है, कोई कम्युनिटी लैंड है, उसको सब मिलके, पूरा गांव मिलके मैनेज करे। गांव अगर अपने लिए कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री लगाता है, उसको एक बंदा कोई मैनेज ना करे, एक बंदा कोई ओन ना करे इंडस्ट्रीज को, जैसे आज मुकेश अंबानी पूरी रिलायंस को चलाते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा नहीं, ये सब क्या होना चाहिए, एक कॉपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए लोगों का, और एक फैक्ट्री को पूरा गांव मिलके चलाए, पूरा गांव मैनेज करे, ज्यादा
लोग मैनेज करें, जिससे क्या होगा, ट्रस्टीशिप हो सोशल वेल्थ की, और ऐसे ही इसकी और नॉन वायलेंस हो, इनकी वजह से हम हायर गोल्स अटेन कर पाएंगे एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी और एक नेशन में भी। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इस चैप्टर का आप यूज अच्छे से कीजिए अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल में, और प्री के लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, और जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए भी मैंने आपको डाटा बताया है, इंफॉर्मेशन दी है, HDI का बताया है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे में भी यूज कीजिए इस चैप्टर को फ्रेंड्स। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरा, मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सब मुझे कमेंट में आंसर करिए कि हमारे देश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, और कौन सी ऐसी स्टेट है हमारी कंट्री में जिसकी सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है। ये सब आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सी स्टेट है हमारे देश की जिसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप सबको बहुत लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूर दूर तक हमारे इस लेक्चर को पहुंचाइए ताकि सब फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।